नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय आर पार। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों को अब अमरनाथ आतंकी हमले में भी साजिश नजर आ रही है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित, केजरीवाल की पार्टी की विधायक अलका लांबा को शक है कि यह हमला गुजरात में चुनाव जीतने के लिए करवाया गया है। लेकिन इस शर्मनाक सियासत में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या देश की जनता इस बात पर यकीन करेगी कि देश की ही सरकार अपने नागरिकों पर हमला करवा सकती है? क्या संदीप दीक्षित और अलका लांबा जैसे नेता ऐसे घटिया बयान देकर पाकिस्तान को संजीवनी नहीं दे रहे हैं? क्योंकि सूत्रों का दावा है कि शिव भक्तों पर यह हमला पाकिस्तानी आतंकी ने करवाया है। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार और राहुल गांधी भी बोले। आज इसी मुद्दे पर होगा जोरदार जबरदस्त आर पार। ये जो संदेह हो रहा है कि गुजरात के चुनाव के आने के पहले ऐसी कुछ हरकत में सरकार ने जानबूझ के शायद सुरक्षा वापस कर ली, इस संदेह में भी कुछ न कुछ कहानी दिखती है। क्योंकि देखिए, बात यह नहीं है कि सरकार को चाहती थी, लेकिन सरकार क्यों ऐसे समय में आपने बसों को जाने दिया, आपने ये काम होने दिया, तो इस सरकार पे क्योंकि भरोसा नहीं है। साजिश गहरी है, बस गुजरात की है। यात्री और मारे जाने वाले सभी गुजराती हैं। जत्थे से ये बस अलग हुई। क्यों अलग हुई? कारण के पीछे ही छिपी है हमले की साजिश। गुजरात में इस साल चुनाव हैं। अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले में मरने वाले सभी गुजरात के हैं। सुरक्षा पर सवाल या फिर साजिश? क्या राजनीति का स्तर इतना नीचे गिर सकता है? क्या देश का कोई भी नागरिक इस बात पर भरोसा करेगा कि अमरनाथ यात्रियों पर हमले के पीछे गुजरात चुनाव जीतने की साजिश हो सकती है? कोई गुजरात का चुनाव नहीं, कोई महाराष्ट्र का चुनाव नहीं, कोई देश की चुनाव नहीं कि यहाँ पे कुछ हालात खराब करने से वहाँ जीतने वाले हैं। ये मूर्खतापूर्ण बयान मानता हूँ मैं। यहाँ जितने हालात अच्छे हो जाएंगे उतने वहाँ हम जीतते रहेंगे। अब जरा सोचिए, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अमरनाथ यात्रियों पर हमले का मास्टरमाइंड लश्कर का कमांडर इस्माइल है, जो कि पाकिस्तानी है। तो क्या संदीप दीक्षित, अलका लांबा और हार्दिक पटेल जैसे नेताओं को ये लगता है कि हमला करवाने के लिए खुद सरकार ने पाकिस्तानी आतंकियों की मदद ली? इस शर्मनाक सियासत पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए। वैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता तो सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठा चुके हैं और भारत की वीर सेना के प्रमुख जनरल विपिन रावत के लिए संदीप दीक्षित ने कैसी सोच दिखाई थी, इसका जिक्र भी आज जरूरी है। खराब तब लगता है कि जब हमारे भी थल सेना अध्यक्ष एक सड़क के मतलब गुंडे की तरह अपने बयान देते। और इसी बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला करते हुए कहा है कि पीएम मोदी की नीतियों ने कश्मीर में आतंकियों के लिए जगह बनाई और पीडीपी गठबंधन से थोड़े से फायदे की भारत ने बड़ी कीमत चुकाई और पीएम मोदी ने व्यक्तिगत फायदे के लिए देश का बड़ा रणनीतिक नुकसान करवाया है। जहां तक कश्मीर के हालात के लिए कोई जिम्मेवार है तो मैं ऐसा मानती हूँ कि एक व्यक्ति के ऊपर अगर सारा इल्जाम डाल दिया जाए तो उसका नाम नेहरू है। वो अपने परदादा की और अपने परिवार का इतिहास ही ढंग से पढ़ लें तो शायद इस तरीके के प्रश्न पब्लिक के सामने रखना बंद कर देंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सियासी फायदे के लिए क्यों मर्यादा ताक पर रखी जा रही है? आखिर अमरनाथ हमले पर सियासी संदेह क्यों जताया जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस आतंकी हमले पर जो शर्मनाक सियासत हो रही है उसका विश्लेषण क्या है। शिव भक्तों पर शर्मनाक सियासत का विश्लेषण सुनिए। विपक्ष के बयान का अर्थ सरकार ने शिव भक्तों पर हमला करवाया, इसे कौन मानेगा जरा? विपक्ष की माने तो गुजरात चुनाव के लिए आतंकी हमला हुआ। इससे खराब और क्या हो सकता है हमारे मुल्क के? पाकिस्तान के लिए मददगार विपक्षी नेताओं का यह बयान है। हमले की दुनिया भर में निंदा हुई है, लेकिन कुछ नेताओं को, सबको नहीं, कुछ नेताओं को वोट की जरूर चिंता है। आतंक से लड़ने की बजाय आपस में लड़ रहे हैं नेता। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। तरुण विजय साहब ने एक ट्वीट करा कि हिंदुओं को आदत हो गई है। अब इसको हिंदू सेंटीमेंट से जोड़ने की क्या जरूरत थी? बड़ा सवाल यह भी है। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का और मेरे साथ आज पैनल में डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जो कि रूलिंग पार्टी है इस मुल्क की।
मेरे साथ रागिनी नायक हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। मेरे साथ सुशील पंडित है, को फाउंडर रूट्स इन कश्मीर के। इनामुन नबी हैं, प्रवक्ता एआईपी के। और मेरे साथ इस डिबेट के अंदर देवेंद्र राणा जुड़ेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता, जो कि खासतौर पर इस डिबेट के लिए आए हैं। मैं रागिनी नायक आपके पास आता हूं और पूरा मौका मैं आपको दूंगा और बिना लाग लपेट के एक ही सवाल पूछता हूं। जो बात अलका लांबा ने कही, जो बात संदीप दीक्षित ने कही, वो इस देश को चुभ रही है, इसका जवाब क्या है? सबसे पहले तो मैं कहूंगी अमीश जी की सरकार की राजनीतिक, प्रशासनिक और कूटनीतिक विफलता का आईना उसे दिखाना, ये याद दिलाना कि देशवासियों के जान की कीमत पानी से भी हल्की ना कर दे, सियासत करना नहीं बल्कि सरकार की जिम्मेदारियों से उसे अवगत कराना है, पहली बात। दूसरी बात, अमरनाथ यात्रियों और भोलेनाथ के भक्तों के साथ जो आतंकी घटना घटी है, उससे भारत की आत्मा लहूलुहान है। कांग्रेस पार्टी ने कल ही इसे मानवता के खिलाफ अपराध बताया है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता और उसका कोई भी वक्तव्य जो इस पूरे घटनाक्रम को साजिश के रूप में देखता है, कांग्रेस पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती, उससे कोसों दूर खड़ी है। अब मैं आपको एक बात बताइए, देखिए अब मैंने आपको राहुल जी के ट्वीट का भी आपने जिक्र जी, मैं राहुल जी के ट्वीट पर आऊंगा रागिनी, मैं राहुल जी के ट्वीट पर आऊंगा, उस पर भी हम डिबेट करेंगे। लेकिन मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं। जो बात अलका लांबा ने बोली, ये साजिश है, गुजरात चुनाव आ रहे हैं, इस वजह से ऐसा लगता है, और उससे जबरदस्त इशारा संदीप दीक्षित ने कर डाला, और उससे और जबरदस्त इशारा कर डाला पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने। क्या कहना चाहती है आप इन लोगों के ऊपर? सिर्फ ये कह के आप बच जाएंगी कि वो कहते रहते हैं लेकिन हमारी आत्मा कुछ और कहती है? आप मुझे बताइए, ये पाकिस्तान की मदद नहीं तो क्या कर रहे हैं हम? बताइए कि अपने देश की सरकार अपने देश के नागरिकों को मरवाएगी, ये तो पाकिस्तान में भी आरोप नहीं लगते मैडम, जो हमारे मुल्क में लगने लग गए हैं। ये राजनीति का निचला स्तर नहीं तो क्या है? क्या बोला जाए इसको? हाँ, मैं आपको जवाब देती हूँ। कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान तो आप जानते हैं, कल भी आपने इसी मुद्दे पर बहस की थी और कल भी आपके सामने बात रखी गई, मैं उसे दोहरा देती हूँ। आतंकियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, आतंकी संगठनों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सरकार के हर सकारात्मक कदम के साथ कंधे से कंधा मिला के और आवाज के साथ आवाज मिलाकर चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कांग्रेस की सरकार होती कश्मीर में तो आज सवाल क्या पूछे जाते? क्या सरकार, मैडम जब कांग्रेस की सरकार होती तो वही सवाल पूछे जाते जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछा गया है। और आपने जहां तक बोला, कल आपने डिबेट करी थी, कल मैंने डिबेट करी थी कि ये देश बदला मांग रहा है और मोदी सरकार कब कैसे बदला लेगी ये बताए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कसा गया था हर्षगंजे के ऊपर कि आखिरकार आपको जवाब देना होगा। सीधी बात यह है मैडम, अगर चाहे कांग्रेस की सरकार होती चाहे बीजेपी की सरकार होती, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता मैडम। हमारा सवाल सीधा होता है और आज की डेट के अंदर भी वही सीधा है। मारे जा चुके हैं। मैं मैडम रुक करता हूँ अब संबित पात्रा का। संबित पात्रा, ठीक है मैडम, मैंने आपसे ओपनिंग रिमार्क लिए, 2.5 मिनट आप बोली, यू मेड योर पॉइंट। आपसे क्लैरिफिकेशन लेना जरूरी था इसलिए मैंने लिया, लेकिन ये देश की जनता ये भी जानना चाहती है इस शर्मनाक सियासत करने वाले नेताओं को पार्टियां बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाती। मैं रुक करता हूँ संबित पात्रा का। संबित पात्रा, ऑल सेड एंड डन, देश में क्या हो रहा है? ये देश में सियासी नेता ये बोलेंगे कि एक रूलिंग पार्टी, क्योंकि वो उनकी पार्टी नहीं है, वो अपने नागरिकों को, मुझे ये बोलने में भी शर्म आ रही है, अपने नागरिकों को मरवा सकती है एक चुनाव जीतने के लिए। क्या राजनीति का स्तर इतना गिर जाएगा इस मुल्क के अंदर? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, बताइए क्या जवाब है आपके पास, और क्या इसके लिए आप भी जिम्मेदार है? देखिए अमीश जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है। यूं तो हम हर दिन डिबेट करते हैं और डिबेट में बहुत सारे विषय आते हैं, और यह भी मैं मानता हूं, रागिनी जी के बात से सहमत हूं कि विपक्ष के नाते वो हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, यही तो लोकतंत्र होता है जी। मगर जिस प्रकार की बयानबाजी होती है, यह कह देना कि ये पूरा जो आतंकवादी गतिविधि हुई, जो आतंकवादी घटना हुआ, ये साजिश के अंतर्गत हुआ और गुजरात के चुनाव के कारण गुजरात के लोगों को, गुजरात के बस के ऊपर सरकार ने हमला करा दिया। आप बताइए किस किस से लड़े हम? पाकिस्तान से लड़े, पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उनसे लड़े, कश्मीर के अंदर जो अलगाववादी हैं और उनके द्वारा जो पोषित लोग हैं उनसे लड़े, और घर के अंदर जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में बैठ के षड्यंत्र कर रहे हैं उनसे लड़े। देखिए पाकिस्तान तो घोषित शत्रु है,
घोषित शत्रु से आप रणनीति बनाकर लड़ सकते हैं और जीतते भी हैं। भारत तो हमेशा जीतता है पाकिस्तान से, मगर अघोषित घर के अंदर बैठे भेदियों से, जयचंदों से जीतना कितना मुश्किल है, आप बताइए। हमारे अपने हैं, मगर देश को बेचने का काम जिस प्रकार से कर रहे हैं, आप उसका जवाब मैं और 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं। 2.5 मिनट इन्होंने कहा है। आप कहते हैं कि हमने उस पर कार्रवाई देखिए 2.5 मिनट इन्होंने कहा है। मैं बिल्कुल तू मैं करना नहीं चाहता हूं। मैं इसका जवाब पूरा कर लूं, उसके बाद जरूर। नहीं, आप तो राहुल गांधी को संभालिए। बस जिस बदतमीजी के साथ राहुल गांधी ट्वीट करते हैं वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। किस बात राहुल गांधी खून की दलाली के विषय में बोलते हैं? राहुल गांधी ट्वीट करके मोदी जी के जिम्मेदार ठहराते हैं। राहुल गांधी आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते हैं, मगर राहुल गांधी हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ तो बोल सकते हैं, मगर मोदी जी के खिलाफ तो बोल सकते हैं, मगर राहुल गांधी पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं। क्यों? राहुल गांधी मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान क्यों भेजते हैं? जाओ मोदी की सरकार को गिराना है। ये सब इतना देखिए, इस प्रकार करके राहुल गांधी का चुनाव जीत जाएंगे और प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये तो नहीं होने वाला है। इस प्रकार से नहीं होने वाला है। नारा दे रहे हैं नहीं, वो ढुलमुल विदेश नीति वो सब ठीक है, वो सब आप बाद में बताइएगा। पहले आप ये बताइए संदीप दीक्षित जैसे। जी मैं आप दोनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप ओवरलैपिंग ना करें। बाकी भी पैनलिस्ट हैं, मेरे साथ देवेंद्र राणा भी हैं इस डिबेट के अंदर। देवेंद्र राणा, मैं आपका भी रुख करता हूं। संदीप दीक्षित का जो बयान आया कि शिव भक्तों पर जो हमला है वो लगता है किसी षड्यंत्र के तहत कराया गया है, क्योंकि गुजरात के चुनाव नजदीक है। और आज राहुल गांधी ने बहुत कुछ कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं डिबेट में थोड़ा लेट आया, लेकिन मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक बड़ी दुखदायक घटना हुई है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने कल एक रोशनी की किरण दिखाई जब उन्होंने आतंक के खिलाफ इकट्ठा होकर, सियासत को बालातर रखकर, मजहब को बालातर रखकर एक आवाज़ निकाली कि हम सब इकट्ठा होकर ये जो जम्मू कश्मीर के अवाम और आइडिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ जिन लोगों ने जंग शुरू की है उसको ख़त्म करें। मैं आपके माध्यम से सब सियासी दलों से ये गुजारिश करूंगा, अपने आप से भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी और सबसे, कि हम सियासत को बालातर रखें। ये जंग जो है, तो आप ये राय उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को भी निरंतर देते रहते होंगे लगता है, लेकिन आपकी बात को सुनते नहीं है वो। फारूक अब्दुल्ला साहब तो खुले में कह देते हैं कि पाकिस्तान पीओके के हमारे बाप का देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टूडियो के अंदर आकर आप इतनी आप बहुत सुंदर बात कर रहे हैं, लेकिन स्टूडियो के बाहर क्या बात होती है वो बतानी इन व्यूअर्स को जरूरी है। आप अपनी पूरी सियासी पार्टियों को अपील कर रहे हैं, पहले आप अपनी सियासी पार्टियों को अपील करिए, अपनी सियासी पार्टी को अपील करिए कि वो पत्थरबाजों को कवर फायर देना बंद करे और अलगाववादियों के खिलाफ खुल के बोले। सच बात तो ये है सर। मेरी बात को जी मेरी बात को मुकम्मल होने देंगे? जी मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक बड़ी दुखद घटना हुई, लेकिन उस दुखद घटना में एक रोशनी की किरण हमें जम्मू कश्मीर के अवाम ने दिखाई कल, जहां जम्मू कश्मीर में एक दुख बड़ा सन्नाटा जम्मू की चौराहों से लेकर कश्मीर के चौराहों में था और हर आदमी इकट्ठा होकर एक आवाज में बोला। मैं ये समझता हूं उस आवाज को सुनने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के अवाम ने वो आवाज निकाली है और वो आवाज है कि आज हम सब इकट्ठा हो जाएं, सियासत को बालातर रखें। ये कल आवाज निकली है और ये आवाज जो है ये सुननी चाहिए, क्योंकि सियासी दलों को वो किसी भी पक्ष से हो, कोई भी सोच रखते हो, उनको लोगों की आवाज को सुनना चाहिए। और आवाज देवेंद्र राणा, मैंने आपकी बात को सुना, मैंने आपकी बात को पूरा सुना और तरीके से सुना। अब आपने अपनी बात कह दी, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। आपने काफी अच्छी बातें कही, लेकिन मैं इनामुल नबी को ले लूं। इनामुल नबी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो लॉजिक कुछ नेता दे रहे हैं दिल्ली में बैठकर कि गुजरात चुनावों से कनेक्शन है, उससे आप किस हद तक सहमत है? मैं आपकी राय जानना चाहता हूं इसके ऊपर। 30 सेकंड। बिल्कुल, हमने कल ही कहा कि इसका एक इम्पार्शल प्रोब होना चाहिए। जहां हमने इसकी मजम्मत की, वहां हमने कहा कि इम्पार्शल और टाइम बॉन्ड प्रोब होना चाहिए। इससे आपको लगता है कि गुजरात चुनावों के मद्देनजर हमारी अपनी सरकार ने शिव भक्तों को मरवाया है, ऐसा आपको लगता है?
नहीं जनाब, हम सब यहाँ सड़कों पर आए इसी वजह से कि आप इसको प्रोव करें ना। आज आप इसको एनआईए के इन्वेस्टिगेशन कराएं, एनआईए की इन्वेस्टिगेशन नहीं, कराएं। आपको पाकिस्तान का हाथ नहीं दिखता इसके अंदर? कि ये बस आपको अपने दोस्त मुल्क पाकिस्तान का हाथ नहीं दिखता इसके मेरी अंदर? बात सुनिए ना, आप इस पर राजनीति मत करें। मैं राजनीति कर रहा हूं, मैं राजनीति कर रहा हूं। वी आर फीलिंग, आप इस पर, आप इसको कम्युनल और पॉलिटिसाइज मत कीजिए। ये एक इंसानी मामला है, आप इसको इंसानियत के दायरे में डिस्कस कर लीजिए। इंसानियत का दायरा तब का गया था, इंसानियत का दायरा तब का गया था जब सड़क पर मोहम्मद अयूब पंडित को घसीट के मारा गया था। इंसानियत का दायरा तब का गया था। सुशील पंडित, जवाब। आपकी सरमनों की जरूरत नहीं है, हमें नॉन वायलेंस और कश्मीरियत की सरमन आपकी जरूरत नहीं है। आपने तो हमारे 1 लाख लोगों को मारा है। फिर वही रात आपकी मदद करते हैं हमारे नेता बैठकर यहाँ पर। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो नेता ये बोल रहे हैं कि सिर्फ वक्तों को हमारी सरकार ने बनाया, हम ट्रेड वाले निकले, जो हमारे सिविल सोसाइटी मेंबर्स थे वो सड़कों पर निकले, मदद कर रहे हैं। हुर्रियत लीडर्स भी सड़कों पर कल निकले इस वाक़े के खिलाफ। ओके, सुशील पंडित, इस पर इसको भी कम्युनलाइज करना चाहते हो? आप मुझे बताएं, जो आपने हिसाब में देखा करना चाहते हैं मुसलमान नौजवानों को हरासा किया जा रहा है, ये एक बात सुशील पंडित उसके खिलाफ आप क्यों नहीं बोलते? You should have started your debate with the हिसार इंसिडेंट। जिस तरह एक मस्जिद के बाहर आप अंदाजा लगा सकते हैं, मस्जिद अपनी पार्टियों का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने बहुत परिपक्वता से अपने अपने पक्ष को रखा, और मुझे लगता है कि उसी संजीदगी के साथ हमको इस घटना को देखना चाहिए। और मेरी ये भी उम्मीद है कि इतनी परिपक्वता उनकी पार्टी के नेता भी रखेंगे। आज ये कमाल है कि पार्टी के प्रवक्ता, जो पहले 3 प्रवक्ता हैं, वो अपने नेताओं के बयानों से और ज्यादा अधिक परिपक्व नजर आते हैं, और ज्यादा अधिक सुलझे हुए नजर आते हैं, और संवेदनशील दिखते हैं। और वो जो एक बैलेंस है, एक तारतम्य है इनके कथन में, उसका मैं स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही साथ अन्य लोग जो आज इस कार्यक्रम में नहीं हैं, और जो कुछ लोग कुछ हैं भी, उन्होंने ये बैलेंस नहीं रखा है। मैं कुछ लोगों का नाम लेना नहीं चाहूंगा। उन लोगों ने बैलेंस नहीं रखा है। उनको अभी भी पुरानी सियासत के ढर्रे पर चलने की आदत है। वो एक दिक्कत है, एक कंडीशनिंग है। आप उसको नजरअंदाज करें तो ज्यादा अच्छा है, बीजेपी जैसे, क्योंकि उस कंडीशनिंग को बीजेपी जमीन पे निपटना पड़ेगा। वो एक जहनियत है। अगर आप अपने अर्ली स्टेजेस में स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाएं, और फिर आपको गली मोहल्लों में शौहदों के साथ संगत रखने की आदत पड़ जाए, और उसके बाद आपके हाथ में बंदूक आ जाए, तो आपको लगता है कि आप खुदा हो गए, आप लोगों की जिंदगियों के फैसला करने लायक हो गए, तो ऐसे में फिर अनर्गल बातचीत निकलती है, और उनसे फिर आप कोई सुलझी हुई बातचीत की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। किया जा सकता है। तो दिक्कत क्या कह रहे हैं इनामुल नबी? आप जहनियत को समझते हैं। हमने आपकी जहनियत देखी है। अरे हमने आपकी तरबियत भी देखी है। हमने आपकी जहनियत देखी है। आपकी तरबियत भी देखी है, शोभा देता है आपको। दोनों देखी है। हमने आपकी भी तरबियत देखी है, और हमको मालूम है कि किस मदरसे से पढ़कर आती है वो तरबियत। 500 रुपए आपकी जहनियत की कीमत 500 रुपए है। वो जहनियत मैं कहां से अगर आती है? आपको 500 रुपए दे दूं, आप हमको मालूम है वो जहनियत। माइंड योर लैंग्वेज इनामुल नबी। पता है आपकी जहनियत का, पता है हमें, हम वाकिफ हैं। आपने तो उनको भी लूटा और हमें भी लूटा। आपके पास लूटने को कुछ है? आप जहनियत की बात ही मत करिए। आपके पास लूटने को कुछ है या कभी था? ना अखलाकी तौर पर, ना सियासी तौर पर, उनको भी लूटा। आपके पास कभी कुछ नहीं रहा कि कोई लूटा जा सके। आपको ये मुगालता नहीं रहना चाहिए कि आपके पास किसी को देने को कुछ है या खुद का लुटाने को कुछ है। इनामुल नबी हमेशा से भिखमंगे रहे हैं। छीन ही रहे हो हमसे। जब ये मुल्क गरीब था, 8 रुपए किलो चावल खरीदता था, तो पेट काट कर 40 रुपए किलो चावल, आपको 40 पैसे किलो चावल आपको खिलाया। आपको मालूम है जब आप लोग लाइन में खड़े होकर के 40 पैसे किलो चावल खरीदते थे, तब मैं 8 रुपए किलो चावल खरीदता था श्रीनगर में। वालों ने करप्शन पर निकाला। आपने तो शिवसेना कश्मीर ने एंटी करप्शन बिल को लागू नहीं करने दिया। इनामुल नबी होल्ड योर टंग। लागू करने नहीं मैं पर्सनल कमेंट्स को कहता हूं अवॉइड करें आप दोनों। मैं रिक्वेस्ट करता हूं इनामुल नबी, बहुत हो गया, मर्यादा में रहिए आप। मैं एक ब्रेक लेता हूं, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता है, क्या इस देश में सियासत का रंग ये होगा कि हम इतने निचले स्तर तक चले जाएंगे? आज आर पार में उसी बड़े मुद्दे के ऊपर सबसे बड़ी बहस।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार और एक व्यूअर ने लिख के भेजा है, पंडित मर गए लेकिन कश्मीरियत जिंदा है, जवान शहीद हो गए लेकिन कश्मीरियत जिंदा है, इंसानियत मिट गई लेकिन कश्मीरियत जिंदा है। इसके मायने क्या हैं? इसके मायने क्या हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मैं सीधा रुख करता हूं संबित पात्रा का। और संबित पात्रा, बहुत सारे आरोप लगे, सरकार पे भी आरोप लगे, विपक्ष अपनी तरह से आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी ने आज काफी कुछ बोला, ट्वीट कर बोला ये कमजोर सरकार है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनको डायरेक्टली टारगेट किया गया। बताइए। देखिए, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण स्पेस फॉर टेररिज्म का स्थान पनपा। आप खुद बताइए, जनता देख रही है, सभी बुद्धिमान है। यह आतंकवाद क्या 2014 में शुरू हुआ? और अभी तो कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार 2 साल भी नहीं हुए हैं। यह आतंकवाद का जन्म क्या केवल 2 साल पहले हुआ? 30 साल से आतंकवाद के कारण कश्मीर की जमीन लहूलुहान हो रही है और आज उस पर राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से इतना ही कहूंगा, यदि उनको जानना है कि कश्मीर में आतंकवाद के लिए कौन जिम्मेदार है तो वो नेहरू जी की जीवनी को पढ़े। और दूसरी बड़ी बात, देखिए, ये कांग्रेस की पुरानी आदत रही है साजिश करने की और साजिश का एक तमगा पहनाने का, आतंकवादी हमलाओं का। आप याद करिए 26/11 हुआ था। 26/11 के कुछ घंटों के बाद दिग्विजय सिंह जी ने कहा था ये पाकिस्तान ने नहीं किया है, ये आरएसएस की साजिश। मैं रुक करता हूं रागिनी, उसी दिग्विजय सिंह जो कि मंत्री भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आपकी पार्टी के नेताओं को, चाहे संजय निरुपम हो, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सबूत चाहिए। संदीप दीक्षित को सेना के चीफ में गुंडा नजर आता है सड़क का। अब उनको लगता है कि गुजरात चुनावों को जीतने के लिए, गुजरात के सैनिकों को, गुजरात के चुनावों को जीतने के लिए शिव भक्तों को मारा गया है। कब तक और कैसे? गुलाम नबी आजाद उरी हमले की तुलना नोटबंदी से कर देते हैं। ये कांग्रेस में ही क्यों होता है? देखिए, संदीप जी ने जो पहले वक्तव्य दिया था आर्मी चीफ के खिलाफ, उसके लिए माफी भी उन्होंने मांगी थी। और मैंने आपको स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी निजी वक्तव्यों के लिए यहाँ पर बैठकर जिम्मेदारी नहीं लेगी। अगर हम इसी तर्ज पर चलें तो सुब्रमण्यम स्वामी जी जो भाजपा के नेता और सांसद हैं, उन्होंने तो कहा कि कश्मीर में आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। बिल्कुल, सवाल पूछा गया बीजेपी से इसके बारे में, मान लेंगे? तो इस तरीके की बातों पर मुझे लगता है बहस करना निरर्थक है। पर मेरी एक बात सुन लीजिए, 26/11 से ही शुरू करती हूँ। संबित पात्रा जी को याद दिलाऊं कि 26/11 में जब टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जा रहा था, तब नरेंद्र मोदी जी ने उस वक्त ही जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में खून के धब्बे, लाल धब्बे वाले पोस्टर लगाए थे। उसे सियासत करना कहते हैं। सरकार की जिम्मेदारियों को पर सवाल पूछना सियासत नहीं होती, ये विपक्ष का धर्म है। अब मैं राहुल जी की बात पर आती हूँ। राहुल जी ने अपने ट्वीट में जो कहा वो सत्य, सार्थक और सटीक है। कैसे है? उन्होंने पीएम मोदी ने व्यक्तिगत फायदे के लिए देश का बड़ा राजनीतिक नुकसान किया है। इस बयान का मतलब, इस बयान का अर्थ क्या है? समझाइए देश की जनता को। हुई है। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। नहीं, अब राहुल गांधी जी पे सवाल है तो आप जवाब सुन लीजिए मेरा। मुझे 20 सेकंड दे दीजिए बस। जी, ऑलरेडी आप 1 मिनट ले चुके हैं, 30 सेकंड और लीजिए। डेफिसिट है कश्मीर में, जो अननेचुरल अलायंस बना है भारतीय जनता पार्टी और अलगाववादियों का समर्थक करने वाली पीडीपी के बीच में, उसके चलते रोज कश्मीरियत पर, इंसानियत पर और जमहूरियत पर हमला हो रहा है। पत्थरबाजों की संख्या बढ़ रही है। पाकिस्तान जो साजिश करना चाह रहा है उसमें सफल हो रहा है। 172 3 साल में आतंकी घटनाएं घट चुकी हैं। हम देख रहे हैं कि स्कूल कॉलेज बंद पड़े हुए हैं। अगर इस परिस्थिति की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेगी तो कौन लेगा? जवाब संबित पात्रा, 30 सेकंड में जवाब। ठीक है संबित पात्रा, जवाब दे दीजिए। अननेचुरल अलायंस है ये। इस अलायंस की वजह से आपको बैकफुट पे जाना पड़ रहा है क्या? और इसी अलायंस की वजह से आपके हाथ बंधे हुए हैं क्या? ये देश भी जानना चाहता है। जवाब दे दीजिए इस बात का संबित पात्रा। ठीक है, ओके, जवाब संबित पात्रा। संबित पात्रा का जवाब। रागिनी नायक, होल्ड ऑन। संबित पात्रा 20 सेकंड में जवाब दीजिएगा। 20 सेकंड में जवाब। देखिए, 2 चीजें हैं। जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो भी पीडीपी के साथ गठबंधन करेगा और गठबंधन के कारण ही आतंकवाद का वहां बढ़ावा हुआ है, आतंकवाद पनपा है, मैं उनको कह दूं कि ये कांग्रेस पार्टी भी पहले पीडीपी के साथ रही थी। अगर 25 और 28 सीट मिलेंगे तो ये लोकतंत्र का तकाजा है कि गवर्नेंस के लिए 25 और 28 सीट वालों को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक कंट्री है, ये डिक्टेटोरियल कंट्री नहीं है।
दूसरी बात मैं बताऊं, देखिए मैं सच बोलना चाहता हूं, यहाँ पे लारे लप्पे करने से कुछ फायदा नहीं है। रेडिकल, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। अब बोले दीजिए अमीश जी, बुलवा लीजिए फिर मैं बोलूंगा। वो मैंने आपको उसका आईना दिखा दिया, और अब आप कह रहे हैं कि ये तो जनता कह रही थी। अभी देश की जनता क्या कह रही है? रागिनी give him 30 seconds to respond. बंदी जैसे ही होगी Samit, go ahead, you make a point, Samit. घटनाओं पर लगाम लग जाएगी, क्योंकि कैश का नहीं, मैं ऐसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ ऐसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। यहाँ मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट कुछ बिहेवियर के साथ हम डिबेट करें, ऐसे मिसबिहेवियर के साथ डिबेट करें, ऐसे इस प्रकार चिल्ला चोट का डिबेट में कोई लाभ नहीं है। कांग्रेस को बोलिए थोड़ा सीख के आए, अच्छे से बातचीत करें। नहीं, तुम तो बात ही मत करो, और तुम तो बात ही मत करो। कांग्रेस जिन्होंने देश को लूटा, बर्बाद किया, आतंकवाद को जन्म दिया, जिस नेहरू के कारण कांग्रेस, जिस नेहरू के कारण कश्मीर बर्बाद हुआ, उस नेहरू के वंशज इतना ना चिल्लाए। नेहरू के वंशज इधर उधर की बातें ना कर। पता नहीं था नेहरू जी ने क्या जाके इटली में बैठिए, इटली में बैठो, जाके इटली में जाओ, इटली जाओ, कांग्रेस इटली जाओ, इटली जाओ। इटली में नानी घर जाऊंगा, पिज्जा पास्ता खाऊंगा, और जब छुट्टी खत्म हो जाए वो नेता है, ये राहुल गांधी एक नेता है। राहुल गांधी को टेडी बियर पकड़ाओ, बैठो साथ में। देखिए टेडी बियर के साथ में ज्यादा डिबेट के अंदर हो। अरे टेडी बियर कहाँ है? लाओ कोई टेडी बियर, राहुल गांधी को 2 टेडी बियर, बैठेगा टेडी बियर पकड़ के। संबित, माय हम्बल रिक्वेस्ट, डोंट मेक दिस पॉइंट। करेंगे हम उस पर डिबेट करेंगे। संबित, डोंट मेक दिस पॉइंट। हम्बल रिक्वेस्ट नहीं है, मैं बता दूं आपको। रागी नायक, ये राहुल गांधी इज अ टेडी बियर। नो संबित पात्रा, नो पर्सनल मार्क्स लाइक दिस। सीरियसली लेके चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संबित पात्रा, माय हम्बल रिक्वेस्ट, नो पर्सनल मार्क्स। Spokesperson of Congress Party should learn some behavior and should allow others to speak. तू मैं हासिल कर रहे हैं, क्या तू मैं हासिल कर रहे हैं? आप राहुल गांधी को नीचा दिखा रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाएंगे। हो गई डिबेट, फिर हो गई डिबेट, ब्रेक का टाइम हो जाएगा, व्यूअर को कुछ नहीं मिलेगा, इसका क्या फायदा होगा? मैं आप दोनों से निवेदन कर रहा हूं, आप दोनों परिपक्व प्रवक्ता है दोनों अपनी पार्टी के। मैं तो बड़े शालीन, हाँ, मैं तो बीच में बोल ही नहीं रहा था। ठीक है, मैं तो बीच में बोल ही नहीं रहा था। इनामुल नबी, अमीश जी, मैं आपको मौका दूंगा। संबित, मैंने आपने मौका लिया पूरा। नहीं, सुन लीजिए, मैं कंप्लीट कर लूं पहले, क्योंकि नहीं, अब आपने मौका लिया। संबित, आपको मौका दूंगा बाद में। सिर्फ 10 सेकंड नहीं, हम बीजेपी का भाषण सुनने आए हैं यहाँ। अरे इनामुल नबी, बीजेपी का भाषण सुनने आए हैं यहाँ। आप पिछले आधे घंटे से बीजेपी को बोलने दे रहे हो, हमें आप बात करने ही नहीं देते दीजिए। इनामुल नबी कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी व्याकुल हो रहे हैं। इनामुल नबी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हमें बीजेपी का भाषण सुनना है। बीजेपी क्या कहना चाह रहे हैं? सियासत करती है, बीजेपी यात्रा पर सियासत करती है, हमें इसका भाषण सुनना है क्या? फिर हम निकलते, फिर आप इसी का निकलिए ना। आपको अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है ना। आप इतनी धमकी किस बात की दे रहे हैं? किस बात की धमकी दे रहे हैं? आपको आपकी बात कहने दी गई। आप देश के विरोध की बात करते हैं। आप कहते हैं गुजरात के चुनाव के चलते ये हमला कराया गया है, ये साजिश थी, इसकी है ना, ये जांच करें। हार्दिक पटेल भी कहता है, आपको मौका मिले। वो हार्दिक पटेल भी कहता है जिनके साथ ये इंटच है। वो हार्दिक पटेल भी कहता है, वो सीताराम येचुरी भी कहता है, वो कांग्रेस भी कहती है, वो आप भी कहती है। क्या इधर बीजेपी खाली दूध की दुली हुई है, बाकी सभी सुशील पंडित आपको किसी का एहतराम नहीं है? आप हर एक को कहते वो भी एंटी नेशनल, ये भी एंटी नेशनल। देखिए किसकी मदद हो रही है, सुशील पंडित, इन लोगों की मदद हो रही है कश्मीरी पंडितों की तरफ। कश्मीरी पंडितों की इस आदमी को माफ कर दीजिए, इसको ये नहीं मालूम वो क्या कह रहा है, इसके बस की कुछ कहना वहना है नहीं। आप इन्हें रहने दीजिए और इनका टाइम 5 मिनट अलग से जाया करने के लिए रख दिया कीजिए। ये एक कॉमिक रिलीफ है पूरी डिबेट के अंदर। दिक्कत यहाँ ये है, मुझे बताओ ना, दिक्कत सिर्फ यहाँ ये है कि इस समय ये देश कश्मीर में जीवन मरण का युद्ध लड़ रहा है। इसमें मस्खरों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। बात कर सकते हो, इसमें मस्खरों के लिए, चुटकुलेबाजों के लिए, मूर्खों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। कश्मीर एक बहुत संजीदा मसला है और बेशक वहां के आतंकवादियों की नुमाइंदगी करने वाले कुछ लोग यहाँ आते हैं, लेकिन उनकी बात का कोई वजन नहीं है और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतनी लिखाई पढ़ाई भी नहीं की कि कुछ ढंग की बात कह सके, कुछ अकल की बात सोच सके। इनके मतलब का काम सिर्फ वहां आर्मी से और पाकिस्तान से पैसे लेना है और अपनी दुकानदारी चलाना है। ठीक है, मैं ब्रेक के लिए पैसे खा के सियासत करते हैं। मैं ब्रेक के लिए रुकता हूं, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा और ब्रेक के बाद एक बड़ा सवाल यही है, क्या हिंदू शब्द लाने की जरूरत थी? क्या हिंदू शब्द लाने की जरूरत थी? वो हिंदू शब्द कौन लेकर आया इस पूरे प्रकरण में?
उसकी मैं बात करूंगा एक छोटे से अंतराल के बाद, और आप देखते रहिए आर पार। आप देख रहे हैं आर पार, और आर पार में मैं तमाम पैनलिस्ट को कहना चाहता हूं कि पर्सनल रिमार्क्स करना इस डिबेट के अंदर बंद करें, मेरी गुजारिश है। और अब मैं सीधा रुख करता हूं संबित पात्रा का। संबित पात्रा, तरुण विजय आपकी पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो कहते हैं हिंदुओं ने अपने साथ नरसंहार, मारपीट, अपमान और झूठी सांत्वना के साथ जीना सीख लिया है। ये आज सुबह उनका ट्वीट है। इसके मायने क्या निकाले जाएं? अमरनाथ यात्रा के अंदर इस आतंकी हमले में हिंदू शब्द लाने की जरूरत क्या थी? जवाब दीजिए इस देश की जनता को। हिसार में जो मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है उस पर तो बात कर। इनामुल नबी, आपसे जब सवाल पूछूंगा आप तब बोलिएगा। अभी संबित सवाल है। बाकी इलाकों में जो मुसलमानों पर इस वक्त, जी अभी आपसे जब सवाल पूछूंगा तब आइएगा। इन्हीं से बुलवा लीजिए, कोई बात नहीं। संबित पात्रा जवाब दीजिए इस सवाल का। संबित पात्रा बताइए। देखिए, मुझे लगता है हिसार का इंसिडेंट अमीश जी, ये जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है, जो सेक्युलरिज्म शब्द है, इसको इतने ज्यादा डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, इस परिभाषा को इतना ज्यादा बदल दिया गया है कि कहीं ना कहीं हिंदू शब्द को एक गाली की तरह देखा जाने लगा है। क्यों? हिंदू शब्द जब कोई बोलता है तो लोगों को लगता है कि धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ गया है, सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया है। क्यों हिंदू शब्द अगर बोल दिया जाए तो क्या बुराई है? नहीं, ये बोलने की क्या जरूरत थी? हिंदुओं ने अपने साथ नरसंहार, मारपीट, अपमान और झूठी सांत्वना के साथ जीना सीख लिया है। ये बोलने की क्या जरूरत थी? ये लिखने की क्या जरूरत थी? मैं उसका उत्तर दे रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं उसका उत्तर। अगर आप अमीश जी, अगर आपको सुनने की हिम्मत है तो मैं उत्तर दे रहा हूं। आप मेरे में बहुत हिम्मत है सर, आप जवाब दीजिए मेरे सवाल। सुशील पंडित जी जैसे व्यक्ति और उन, बिल्कुल, देखिए, जो लोग सोचते हैं कि हिंदू शब्द गाली है और हिंदू शब्द उच्चारण नहीं होना चाहिए, मैं इसका पक्षधर नहीं हूं। मैं सच कहूंगा, यहां पे जब कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया गया था तो बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स भी उस समय ये नहीं कह रहे थे ये हिंदू हैं, उस समय कह रहे थे नहीं, ये तो हमें भाई भाई की तरह रहना है। एक आवाज उस समय उठाया नहीं जा रहा था। दूसरी बात पे बता, मैं कभी इनके बीच में नहीं बोलता हूँ, ये बार बार क्यों बोलते हैं? ठीक से कंडक्ट करवाइए, मैं इनके बीच में कभी नहीं बोलता हूँ। आप इनसे बुलवा लीजिए, आवाज कम करवा दीजिए। इस प्रकार से डिबेट कैसे होगा? अमीर जी, ये बहुत गलत बात है। आप डिबेट ठीक, इनामुल नबी आप कोऑर्डिनेटर डाउन है। रागी नायक रागी नायक, देखिए अब सवाल मैंने पूछा, उनको जवाब देने दीजिए। संबित पात्रा 20 सेकंड में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रकार से डिबेट नहीं हो सकता है जिसमें सब लोग एक साथ बोले। कैसे रखूंगा संबित पात्रा, आप अपनी बात रखिए 20 सेकंड के अंदर। सबसे बुलवाइए, मैं मुसलमानों पर आऊंगा, मत बुलवाइए। रागी नायक, मैं मुसलमानों पर आऊंगा। जब हिंदुओं के बारे में मैं बात करूं तो सब लोग बोलना शुरू कर देंगे। नंबर 1, देखिए, बार बार ये जो अपभ्रंशित परिभाषा है धर्मनिरपेक्षता का, उसमें हिंदू शब्द मेंशन मत किया जाए, यही बोला जाता है हम सबको। कश्मीरी पंडितों को भगा दिया गया, हम चुप रहे क्योंकि कोई भी हिंदू डज नॉट काउंट। उसके बाद ठीक है, जुनैद हुआ, अखलाक हुआ, बहुत खराब है, नहीं होना चाहिए, मगर पूरे देश को, पूरे रागी नायक मैं आपका रुख करता हूं। रागी नायक सवाल सुनिए, अब मेरा पहले सवाल सुनिए। रागी नायक पहले सवाल सुनिए, फिर रिएक्ट करिएगा। किसी को आज, किसी को जाने के पर, कभी लाने पर, बहुत गजब बात है। अमीश भाई, इस प्रकार डिबेट कैसे होगा? आप डिबेट कैसे कंडक्ट कर रहे हैं मुझे तो नहीं पता। आप रागिनी जी से बुलवा लीजिए। मुझे शायद आप हिंदुओं की फ्लाइट मत सुनिए अमीश जी, आपको अगर परेशानी है हिंदुओं की मुझे कोई पर देखिए आपके कहने से मुझे परेशानी नहीं होगी। मैंने आपको मौका दिया, आपने 50 सेकंड अपनी बात को रखा, आपको मैंने मौका दिया। अब कोई पैनलिस्ट इंटरवीन कर रहा, उसका ऑडियो तो मैं डाउन नहीं कर सकता। रागी नायक से मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप तो बीच में नबी को बुलवा लेते हैं। नहीं, मैं नहीं बोलता, वो खुद बोल रहे हैं। मैंने एक बार इनामुल नबी को नहीं बोला बोलने के लिए। नो, यू कांट ब्लेम मी संबित पात्रा। संबित पात्रा, यू कांट ब्लेम मी लाइक दिस। तो मैं I've been fair all out। तो आप सुन लीजिए। बिल्कुल, मैंने आपकी पूरी बात को सुना। आपने बोला हिम्मत रखी बात को सुनने की, मैंने बोला देश के सामने जवाब दीजिए। हिंदू शब्द क्यों आया? सवाल पूछा जाए तो आप सवाल करा करते हैं। मानता हूँ आप नबी को गद्दार नहीं मानते होंगे, मगर संबित पात्रा नबी को गद्दार मानता है। मैंने पहले बोला नबी पाकिस्तान सुनना चाहते हैं, मगर हमारे आवाज नहीं सुनना चाहते। संबित पात्रा, ऑल सेड एंड डन फॉर मी। मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरे लिए भी अपना मुल्क पहले है और मैं अपने मुल्क को तरजीह देता हूं। आवाज दबा दे, ऐसा होगा। मेरे लिए नबी गद्दार है
आपके लिए गद्दार है कि नहीं मुझे पता नहीं है, मगर मेरे लिए नबी गद्दार है और गद्दार रहेगा। देवेंद्र राणा अभी तक डिबेट में नहीं आए हैं। देवेंद्र राणा अभी तक डिबेट में नहीं आए। राणा साहब मैं माफी चाहता हूं, लेकिन रागी नायक एक सवाल का जवाब आप दे दीजिए इस समय देश के सामने। क्यों बार बार कांग्रेस नेताओं के ऊपर सवाल खड़ा होता है? मैं देश की बात ही नहीं करता। मणिशंकर अय्यर साहब, चार्ली हेब्दो ने जो हमला हुआ उसमें कहते हैं कि पेरिस हमला रिएक्टिव स्टेप था। आप बताइए, आतंकवाद के साथ जब आपके नेता खड़े हो जाएंगे तो सवाल नहीं खड़े होने चाहिए क्या? बोलिए। नहीं, इनके नेता तो हमेशा ही आतंकवाद के अब संबित बोलने दीजिए रागिनी। आतंकवाद को अब संबित रागिनी की बारी है, 30 सेकंड की। प्राणों की आहुति दी हो, उस पार्टी से आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। है इस विषय को कौन रख रहा था? महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अमरनाथ की यात्रा के यात्रियों के ऊपर हुए हमले के संदर्भ में इस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम क्यों हो रहा है? वही सवाल तो मैंने पूछा, वही सवाल तो मैंने पूछा, लेकिन शब्द शायद आपके नहीं थे। तकलीफ आपको है। बीजेपी से सवाल पूछो तो कहती है कि आप हिंदुओं के बारे में सुनना नहीं चाहते। आपसे पूछो तो आप कह रहे हैं आपको बीजेपी से ये सवाल पूछना चाहिए था। गांधी को मार देना चाहिए। आज तरुण विजय कह रहे हैं कि हिंदू तो अपमान का घूंट पीकर जीने वाली कौम है। ये किस लिए कहा जा रहा है? क्या वो चाहते हैं कि इस देश के हिंदू मुसलमानों पर और मुसलमान हिंदू पर आपस में हमला कर दें? एक तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि पूरा सुशील पंडित वांट टू कम इन, देवेंद्र राणा वांट टू कम इन, देवेंद्र राणा फर्स्ट यू, देवेंद्र राणा फर्स्ट यू, देवेंद्र राणा रिस्पॉन्ड, देवेंद्र राणा कम इन। देवेंद्र राणा, क्या मायने है इस बयान के? मुझे तो इस बात पे आपत्ति है कि संबित कुछ कहना चाह रहे थे। संबित क्या कह रहे हैं आप? संबित, देश के लिए खतरा है हमेशा ही। देखिए, हमेशा ही कांग्रेस ने आतंकियों का समर्थन किया है। मैं छोटी सी बात बता दूं, अगर तरुण विजय ने ऐसा बयान दिया तो शायद उसके दिमाग में हम कश्मीरी हिंदू रहे होंगे, क्योंकि पिछले 28 साल से हम अपमान का घूंट पीकर, प्रताड़ित होकर, हिंसा का शिकार होकर और अपने घरों से बेदखल होकर रह रहे हैं और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी तो उन्होंने कहा कि वो घर वापसी कराएंगे कश्मीरी पंडितों की। क्या हुआ उस पर? मैं जानना चाहती हूं कि पूरे कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के इतिहास में ठीक है सर, बताइए सुशील पंडित कुछ कहना चाह रहे हैं। सुशील पंडित, देखिए ये डिबेट अमरनाथ हमले की राजनीति पर थी, लेकिन आपने इसको एंड के अंदर कश्मीरी पंडितों पर पूरा फोकस कर दिया। लेकिन मैं मौका दूंगा 20 सेकंड। देवेंद्र राणा वेट कर रहे हैं। रागिनी जी, मैं आपका इस प्रश्न पूछने के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं, और ये प्रश्न मैं भी आज पूछ रहा हूं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां कश्मीर में बने, इसके लिए आपको इतना त्याग तपस्या करने वाली पार्टी में सैफुद्दीन सोज जैसे नेता नहीं रखने चाहिए, जिन्होंने पिछले शनिवार मेरे सामने एक सेमिनार में कहा कि बहैसियत कश्मीरी मैं कश्मीर को एक नेशन मानता हूं। भाई और लोग ट्विटर पे भी कह रहे हैं मैं कश्मीर को एक नेशन मानता हूं, ऐसा सैफुद्दीन सोज ने कहा। इसी तरह आपकी पार्टी में नए आए एक मोयुद्दीन कर्रा के बेटे हैं तारिक हमीद कर्रा, वो कहते हैं कि भारत कश्मीर में मुसलमानों की नस्लकुशी कर रहा है। आपने चुन कर ऐसे नेताओं का जमावड़ा अपनी अच्छी पार्टी में बना रखा है। देखिए रागी नायक, आप संदीप दीक्षित को कह सकते हैं उनका निजी बयान, मणिशंकर अय्यर का निजी बयान, सैफुद्दीन सोज बुरहान वानी की तारीफ करते हैं, उनका निजी बयान। इतने निजी बयान नहीं हो सकते। आपको सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस इस देश में क्या लाइन सेट करना चाहती है, अपने लिए क्या सेट करना चाहती है। ये कहना कि इस देश के अंदर रूलिंग पार्टी अपने लोगों को मरवा सकती है चुनाव के लिए, गलत है। ये पाकिस्तान की मदद है सर। मैं ये बोलना चाहता हूं। ओके, मैं प्रवक्ता एनसी को रुख करता हूं देवेंद्र राणा का, जो इस डिबेट में अभी तक नहीं आए हैं। राणा साहब, रागिनी यू हैव टू होल्ड इट। देवेंद्र राणा साहब, मैं माफी चाहता हूं आपसे, मैं आपके पास बहुत आखिर में आ रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या कहना चाहते हैं अमरनाथ हमले के ऊपर 30 सेकंड में। मैं आज पिछले 50 मिनट से ये सुन रहा हूं, मुझे बड़ा दुख हुआ। 7 लोग एक ऐसी यात्रा में एक दर्दनाक वाक़या के शिकार होकर फौत हो गए, और हम लड़ रहे हैं, तू मैं जारी है। सही बात। मैं ये समझता हूं कि देश जो है वो भी हमें देख रहा है,
और सियासी दलों को ये तू मैं बंद करके एक साथ बैठकर एक रणनीति बनानी चाहिए जिससे कि जम्मू कश्मीर में अमन आए। बहुत सुंदर बात आपने बोली और यही मुझे लगता है आज की बहस का निष्कर्ष होना चाहिए और इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी अपनी आहुति देनी चाहिए सर। नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी साथ में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि टीवी स्टूडियो में तो आप बोल रहे हैं लेकिन बाहर क्या बोलते हैं आपके नेता, आप नहीं आपके नेता। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र राणा आपका जुड़ने के लिए। संबित पात्रा थैंक यू सो मच। रागिनी नायक प्लेजर हैविंग यू। आप तमाम, सुशील पंडित थैंक यू सो मच। तो फिलहाल आर पार में इतना ही, निष्कर्ष भी यही है कि सबको साथ खड़ा होना चाहिए। नमस्कार।